9th क्लास, ठीक है। तो लास्ट क्लास में तुम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था अभी तक, वो क्या पढ़ा था? डिस्कवरीज पे हमने बात कर ली, ठीक है। डिस्कवरी ये हुई थी, ये हुई थी, ये हुई थी, 3 डिस्कवरीज हुई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। आज मोस्ट प्रोबेबली मैं बात करूंगा तो रदरफोर्ड के बारे में बात करूंगा, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड और प्लस हमारे जो जे थॉमसन थे, उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया था, वो क्या दिया था, ठीक है। इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। और रदरफोर्ड की स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे भी हम बात करेंगे कि रदरफोर्ड अगर फेल हुआ तो कहाँ हुआ और क्यों हुआ और क्या उसकी कंडीशंस थी, अगर वो क्या बोलता तो क्या सही हो जाता और क्या नहीं बोलता तो क्या नहीं होता, सारी बात करेंगे छोटी छोटी, ठीक है। चलो, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं तुम्हारे लिए एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। एटॉमिक मॉडल्स, पहला एटॉमिक मॉडल जो दिया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। क्या बोला उसने, उस पर बात करेंगे। जे थॉमसन ने क्या कही थी बात, एक मिनट। जे थॉमसन ने क्या बोला था? जे थॉमसन ने जो बात कही थी, जरा ध्यान से देखना। उसने बोला द एटम इज a sphere of positive charge and the electrons या नेगेटिव चार्ज जो होता है is embedded in it नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड इन इट। मतलब क्या है? उसने बोला कि भाई ऐसा है कि ये मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और उसमें ये जो पॉजिटिव, ये जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। एटम जो है वो पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर ऐसे धसे हुए हैं, ऐसे ऊपर ऐसे धसे हुए हैं उसके, ठीक है। ऐसे मान लो, ऐसे यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, भाई हर जगह होंगे ना। धसे होने का मतलब क्या है? आउटर सरफेस पे भी तो धसे हुए होंगे, ठीक। नेगेटिव चार्ज इसमें धसे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इसमें धसा हुआ है। कैसे? जस्ट लाइक उसने एग्जांपल भी लिया कि जस्ट लाइक वाटरमेलन और पुडिंग केक। वाटरमेलन और पुडिंग केक की तरह वो चीज हो रखी है, ठीक है। जस्ट लाइक वाटरमेलन एंड पुडिंग केक। क्लियर है यहां तक बातें? वाटरमेलन मतलब तरबूज, और पुडिंग केक भी दिखा देता हूँ। बेसिकली जो खाने वाला केक होता है इसमें चेरीज लगी होती हैं। वाटरमेलन का क्या मतलब? उसने बोला कि ये मान लो ये हमारा वाटरमेलन है, ठीक है। उसका जो ये रेडिश पोर्शन है, जो ये रेड 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 पोर्शन है ना, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और और इसमें जो ब्लैक सीड्स हैं, ऐसे जो ब्लैक सीड्स हैं भाई, तरबूज में काले काले बीज होते हैं अंदर धसे हुए, ये जो ब्लैक सीड्स हैं ये नेगेटिव चार्ज है, या फिर ये कहें कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेम पुडिंग केक, मतलब एक केक जिसपे पुडिंग्स होते हैं, या चेरी वाला जो केक होता है हमारा, मान लो ये केक है, इसके ऊपर ऐसे पुडिंग बने हुए हैं बहुत सारे, ठीक है।
तो जो पुडिंग केक का जो बेस है वो हमारा नेगेटिव चार्ज है, और जो इस पे पुडिंग्स होंगे, जो इस पे चेरीज होंगी, वो नेगेटिव चार्ज होंगी, ऊपर जो बेस है वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये बातें उसने बोली थी। ठीक है, और एक बात उसने बोली थी, क्या बोली थी, जरा यहाँ लिख रहा हूं, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कमाल की बात कि उसने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं वो इस हिसाब से फैले हुए हैं, इस हिसाब से हैं, भले ही पूरा स्फीयर पॉजिटिव का है और नेगेटिव उसमें धंसा हुआ है, लेकिन वो इस हिसाब से हैं कि टोटल जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल रहता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, ये बात उसने बोल दी थी। क्लियर है? ध्यान से देख लो एक बार, इतना ही बोला था उसने, ज्यादा उस पर बात की नहीं थी उसने। ठीक है, हाँ एक बात और कि इसके द्वारा जो इसने एटम ये जो मॉडल दिया था, इस पे जितने भी उस समय पर एक्सपेरिमेंट्स या लॉज जो वैलिड कर रहे थे वो वैलिड नहीं हो रहे थे, लेकिन उसने इस चीज को दिया था। क्लियर है? मिटा दूं इस चीज को? चलो मिटा रहा हूं मैं। आ जाओ सबसे मजेदार टॉपिक पे, जिसको समझना बड़ा मजेदार है। क्या है? रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोला जाता होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्यों बोला जाता है, क्या इसके पीछे कहानी है, वो सारी हम पढ़ेंगे अभी। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, चलो समझते हैं उसने किया क्या था। देखो उसने एक साइड में बनाते हैं छोटा सा, ताकि पूरा कंटेंट आ सके हमारे पास। एक अल्फा पार्टिकल की गन ली थी, जिसके अंदर उसने अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स रखा। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, और उस गन से बम्बार्टमेंट करवाई थी अल्फा पार्टिकल्स की। बम्बार्टमेंट करवाई थी अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? कोई अगर पूछे अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम 2 पॉजिटिव को कहा जाता है। मतलब क्या है इसका? तो मतलब अगर जानना है तो ऐसा जानो कि बेसिकली हीलियम के पास, हमने अभी भी बात की थी कि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो तो क्या बन जाएगा? हीलियम 2 पॉजिटिव। क्या रह जाएगा? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। इसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन ना हो। भाई दो चार्ज चले गए, नेगेटिव चार्ज चला गया, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है उसके अंदर, इसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल, हीलियम 2 पॉजिटिव। ठीक है जी। अब ये बेसिकली एक हैवी पार्टिकल है। इसको लेने के पीछे का रीजन भी यही था कि हैवी पार्टिकल यूज करेंगे ताकि अगर कोई हैवी चीज आगे है तो ये पता कर सकें कि अल्फा पार्टिकल ज्यादा स्ट्रांग है कि जो सामने चीज है वो ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इस बात को देखने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े। सोर्स से और क्या किया था? चारों तरफ फ्लोरोसेंस लगाई थी उसने,
और यहां पर उसने रखी थी एक गोल्ड फॉइल, बहुत पतली गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली गई भाई? पहला रीजन गोल्ड फॉइल लेने का, क्या तर्क है? पहला, मीलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। दुनिया का सबसे ज्यादा मीलिएबल, दुनिया का सबसे ज्यादा डक्टाइल अगर कोई हमारे पास मेटल है तो वो गोल्ड है। गोल्ड से ज्यादा डक्टाइल मिलिएबल कोई था ही नहीं। गोल्ड जितना पतला वायर बना ले, गोल्ड जितनी पतली शीट, पतला मिलिएबिलिटी शीट में कन्वर्ट किया ना हमने, जितनी पतली शीट बना ले उससे पतला कोई नहीं बना सकता। पहला रीजन। दूसरा रीजन, लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्ट करता है, जल्दी रिएक्ट ही नहीं करता, वो नहीं करता रिएक्ट। अल्फा पार्टिकल आया, पॉजिटिव लेके आ रहा है, अगर कोई वैसा होता है एलिमेंट तो रिएक्ट कर जाता, लेकिन वो रिएक्ट करता ही नहीं ज्यादा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज तुम क्लास 10th में पढ़ोगे तो गोल्ड बहुत नीचे आता है उसमें। ठीक है, तीसरा रीजन, और भी रीजन है, और भी रीजन है। जो रीजन इसका है क्या? हैवी, हैवी एलिमेंट, एक हैवी एलिमेंट है भाई, हल्का फुल्का नहीं है, थोड़ा सा भारी है। अब हीलियम 2 पॉजिटिव, मतलब अल्फा पार्टिकल जैसे पार्टिकल से टक्कर लेनी है तो कुछ तो हैवी एलिमेंट रखना पड़ेगा। तो ये 3 रीजन थे। मिलिबिलिटी ऑफ गोल्ड, अच्छी मिलिबिलिटी होती है, लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिव कम है, और हैवी एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर है? गोल्ड इसलिए लिया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा। किया क्या? अब देखो हुआ क्या। जब उसने बॉम्बार्डमेंट कराई अल्फा पार्टिकल्स की, ऐसे करके अल्फा पार्टिकल्स जाके टकरा रहे थे सारे के सारे, तब उसने क्या चीज नोटिस की? क्या नोटिस किया उसने? देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए ऐसे। ठीक है, मोस्टली। कुछ अल्फा पार्टिकल्स गए और अपने एंगल पे डेविएट हुए, ऐसे ऐसे डेविएट हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल गए और ऐसे भी गए, बड़े एंगल पे भी डेविएट हुए। और एक आधा अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो गया और वापस आ गया, गया और वापस आ गया। दिखाई दे रही है बातें? ठीक है, इसको अलग अलग से बना दूं। ये अल्फा पार्टिकल गया और वापस आ गया भाई। इसको हम बड़े में बनाएंगे, अभी अभी इतनी बातें समझो। ठीक है, यहां पे फ्लोरोसेंस ली थी उसने। कैसे पता चला ऐसा हो रहा है? फ्लोरोसेंस, और भी बहुत सारे काम किए थे यार, सिर्फ फ्लोरोसेंस पे काम नहीं किया था, और भी बहुत कुछ किया था। हम 11th क्लास में बात करेंगे क्या क्या किया था। ठीक है, और भी चीजें लगाई थी उसने इस चीज को पकड़ने के लिए, डिटेक्टर्स वगैरह चेक किए थे, तो वो सब सीनियर क्लास में, तो यहाँ नहीं छेड़ रहा मैं उसको। ठीक है, तो क्या देखा गया? देखा गया, मान लो ये तुम्हारी ये तुम्हारी गोल्ड फॉइल की शीट है। गोल्ड फॉइल है। ठीक है, क्या देखा उसने? कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल के जा रहे हैं, मोस्टली, बिल्कुल सीधे, सीधे सीधे सीधे। ठीक है, मोस्टली अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे थे। एक आधा अल्फा पार्टिकल ऐसा था जैसे कि ये आया 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 आया, कुछ एंगल पे बैंड हो गया। ठीक है, यहां से ये आया आया आया, कुछ एंगल पे बैंड हो गया, ऐसे। ठीक है, एक आधा आया ऐसे, बड़े एंगल पे बैंड हुआ। ठीक है, क्लियर है? ऐसे बड़े एंगल पे भी बैंड हुए थे। एक आधा, बहुत ही कम, करीबन 10-12 हजार में कोई एक आधा ऐसा था जो पहुंचा और वापस। दिखाई दे रही है बात? जो कि पहुंचा तो, लेकिन वापस हो गया भाई, वहीं पे वापस आ गया, बाउंस बैक, बाउंस बैक हुआ। ठीक है,
लो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाता हूँ कुछ हिस्सा ताकि हम आगे बात कर सकें। बाउंस बैक हुआ, ठीक है, ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं मैं, इधर वाला। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या देखा गया, क्या क्या कहानी बोली गई। 9th क्लास, जब भी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आए, जब भी रदरफोर्ड, क्वेश्चन इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मोस्टली टीचर्स इस पर क्वेश्चन डालते ही डालते हैं। मतलब इस चैप्टर में अगर सबसे ज़्यादा मज़ेदार और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा अगर कोई है तो ये है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो इस पे जो जब भी क्वेश्चन आए तो दो बातें दिमाग में रखना। पहला, डिस्कवरी के समय पर उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो पूरा सेटअप प्रॉपर बनाना है। उसके बाद उसके क्या उसने देखा, क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशंस थी, उसने क्या ऑब्जर्व किया उसको देखकर, एक्सपेरिमेंट को देख के, ठीक है। और एट लास्ट उसने क्या कंक्लूजन दिया, क्या उसका रिजल्ट दिया, क्या उसने बातें बोली, क्या एटॉमिक नंबर, क्या बातें उसने सारी कही, वो सारी बातें भी लिखनी है, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्टली अल्फा पार्टिकल, मोस्टली अल्फा पार्टिकल दिखाई दे रहा है ये, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल, स्ट्रेट लिख लेना, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधे निकल गए। दूसरी बात देखो, इस यहीं पर जे थॉमसन की जो थ्योरी थी, जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया। क्यों हुआ फेल, क्योंकि देखो हीलियम जो है वो 2 पॉजिटिव लेके आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, और उसने क्या बोला कि सीधा निकल गए। अरे भाई, अगर जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल पे थोड़ी सी ध्यान दिया जाए तो जे थॉमसन ने बोला कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव है और हीलियम पॉजिटिव लेके आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए थे, लेकिन रिपेल तो हो नहीं रहा, उल्टा वो बिल्कुल पार निकल गया। तो इसलिए जे थॉमसन गलत हुआ, ठीक है। अब क्या है यहां पर बात कि अ फ्यू बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स deflected at small or large angle, ठीक है, छोटे और बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। तीसरा पॉइंट, अ वेरी फ्यू बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, वापस आ गए भाई, ठीक है। ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो दिमाग में रखनी है तुम्हें कि ये उसने ये चीजें ऑब्जर्व की थी। क्लियर है यहां तक। अब इससे उसने क्या कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं, क्या रिजल्ट थे उसके, क्या बातें उसने बोली। पहली, द एटम इज एम्प्टी। शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि बातें समझ में आ जाएं बस, कि एटम जो है पूरा का पूरा खाली है, बहुत 99.99% वो ऑलमोस्ट खाली है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली, एट द सेंटर ऑफ एटम, दिखाई दे रही है लाइन, हाँ नहीं दिख रही है, मिटा देता हूं, यहां लिखूं, सेकंड लाइन, सेकंड जो कंक्लूजन था, एट द सेंटर ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। उसने बोला सेंटर पे एटम के पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है,
कुछ जगहों पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट उसने बोला, द सेंटर ऑफ एटम इज वेरी हार्ड एंड रिजिड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्लास, ज्यादा डिटेल में लिख के कोई फायदा भी नहीं है। द सेंटर ऑफ एटम इज वेरी हार्ड एंड रिजिड कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्पेलिंग देख लेना यार पता चला मैं OUS होता है, EUS होता है, चेक कर लेना। न्यूक्लियस, ठीक है, इसने ये बात बोली। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियस नाम दे रहे हैं। मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी, इसने की थी, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया था। आप देखो रदरफोर्ड ने वही बात बोली कि भैया बहुत हार्ड है, रिजिड है, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव नहीं है अंदर, उसके अंदर कुछ और भी है। कौन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की कहानी पहले इसने बताई थी, मतलब नाम नहीं लिया था इसने, डिस्कवरी नहीं की थी उसके बारे में, बस थोड़ा सा हिंट दिया था एक तरीके से कि एटम का सेंटर बहुत ज्यादा हार्ड और रिजिड है, मतलब उसमें प्रोटॉन के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ कुछ और भी होना चाहिए। फिर जेम्स चैडविक ने उसकी डिस्कवरी की। तो सेंटर में हमारे पास क्या होता है एटम के, पॉजिटिव चार्ज। और देखो सिर्फ इसने पॉजिटिव चार्ज का नाम लिया है, न्यूट्रॉन की बात नहीं की। न्यूट्रॉन की बात आगे की गई थी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसने बोला न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ये बात भी है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। द साइज ऑफ एटम is 10 की पावर 5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन 10 की पावर 5 टाइम्स रहता है हमारा। दिखाई दे रही है ये बातें, 10 की पावर 5 टाइम्स बोला गया इस बात को, ठीक है, क्लियर है। 10 की पावर 5 टाइम्स, 10 की पावर 5 टाइम्स मतलब क्या है, मतलब ये है कि एटम जो है वो न्यूक्लियस से 10 की पावर 5 टाइम्स गुना बड़ा है। मतलब इसने इसको इमेजिन करने को बोला, तो बोला कि ऐसा करो, इमेजिन कर लो कि आप अपने सर हाँ पैरों के पास एक फुटबॉल रख लो, एक फुटबॉल रख लो, ठीक है। अब उस फुटबॉल से ना लाइन खींचो करीबन 5 किलोमीटर लंबी। फुटबॉल को सेंटर मानकर एक लाइन खींचो एक 5 किलोमीटर लंबी, और वहां से एक सर्कल बनाओ पूरा। फुटबॉल आपकी सेंटर में रहनी चाहिए और सर्कल की रेडियस है हमारी 5 किलोमीटर। वो जो पूरा सर्कल है वो आपका एटम है, और जो फुटबॉल है वो आपका न्यूक्लियस है। मतलब इतना छोटा है न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एटम, एज कंपेयर टू एटम, ठीक है। देखो जितनी छोटी चीज उसको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। प्रोटॉन को तो अंदर से तोड़ना या फिर न्यूक्लियस को अंदर से तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तोड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट मुश्किल है थोड़ा सा। तुम कहोगे सर हमने तो पढ़ा, नहीं तोड़ सकते। देखो सर 9th में हो इसलिए कहा गया है, सीनियर में जाओगे तो बात भी समझ में आएगी, ठीक है, क्लियर। बहुत छोटा है। और क्या बोला, और बोला ऐसे मान लो कि आप मटर के दाना है, एक स्टेडियम ले लो, ठीक है, क्रिकेट का बड़ा सा लॉर्ड्स का स्टेडियम ले लो, ठीक है, या अपना अहमदाबाद वाला, गुजरात वाला स्टेडियम ले लो, उसके बीचों बीच एक मटर का दाना रख दो। जो मटर का दाना है वो न्यूक्लियस है और पूरा जो स्टेडियम है वो एटम है, ऐसे बोला उसने, ठीक है, ऐसे कंपैरिजन किया था। एक बात और बोली थी जो मैं यहां पर लिखूंगा, 5th पॉइंट इसका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये देखो ये कहीं उसके एक्सपेरिमेंट में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसने ये बात बोली है।
अब क्यों बोली है, क्या तर्क है, वो हम बात करेंगे, पर उसने ये बात बोली थी। क्लियर है यहां तक? मिटा दूं इसे? पक्का? चलो मिटा रहा हूं इसको। अब बात करते हैं, अच्छा स्ट्रेट, ओ सॉरी, मिटा दूं अब स्ट्रेट। चलिए अब थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ ली जाए। चलो समझते हैं क्या कहानी है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्या चीज थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया? देखो वो गलत नहीं था, उसने बात तो सही बोली, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोला था, देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला था, सारी कहानी यहीं घूमेगी। रदरफोर्ड, देखो बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें करूंगा कि ऐसा बोला तो क्यों बोला, ऐसा नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला, ध्यान से सुनना। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यही बोला ना, यही बोला ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यही बोला ना, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बातें समझ में आती हैं, ये उसने बात बोली। आप सुनो, फिजिक्स के कौन से हिस्से में वो बात आती है मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है प्लैंक्स एंड मैक्सवेल, प्लैंक्स एंड मैक्सवेल, ये दो साइंटिस्ट हैं, इनकी एक थ्योरी है, फिजिक्स की है, ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ फिजिक्स लिखा है। फिजिक्स के कौन से हिस्से की है इस पर मैं बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है, वो सीनियर क्लास के टॉपिक्स हैं। प्लैंक्स और मैक्सवेल की एक थ्योरी दी गई थी फिजिक्स में, और वो थ्योरी क्या कहती है, वो थ्योरी कहती है इफ अ चार्ज पार्टिकल, इफ अ चार्ज पार्टिकल accelerates, then it emits energy, it emits energy, ठीक है, वो एनर्जी एमिट करेगा, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, छोड़ेगा, रिलीज, रिलीज, ठीक है, बात समझ में आती है इतनी सी उसकी, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो बात को समझो, अगर जिसको ये डाउट है कि सर यहाँ एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है, तो देखो कॉमन सी बात क्लास, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, हाँ या ना, सर्कुलर मोशन में है ना भाई, सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, हाँ या ना। जिसको इस पे डाउट है कृपया करके मोशन जाके देखे एक बार, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, सर्च करना ऊपर मोशन, या फिर प्लेलिस्ट में देख लेना मोशन, उसमें यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाके देखो, उस पर बात की गई है कि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों होता है एक्सेलरेटेड? क्योंकि देखो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ क्यों होता है। उसकी जो डायरेक्शन है, डिटेल में समझना है तो वहीं समझो, उसकी जो डायरेक्शन है पर पॉइंट पे चेंज हो रही है हर बार, ठीक है भाई। वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा और डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है भाई। किसी चीज की डायरेक्शन को बदलने के लिए, किसी चीज की डायरेक्शन को अगर मुझे बदलना है तो भाई मेरे को फोर्स देनी पड़ेगी, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा ही। तो यहाँ कौन सी फोर्स है जिसको अंदर की तरफ खींच रही है, एक कोई तो फोर्स होगी, वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको इसके बारे में भी नहीं पता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिक, ये फोर्स हम ज़्यादातर 11th में पढ़ते हैं, लेकिन इसका मैंने फोर्स में थोड़ा सा टॉपिक बताया है फोर्स चैप्टर में कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होती है, कहाँ से आती है।
तो दो चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी, और ये फोर्स कैसे बिहेव कर रही थी? बिहेव लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो अब वही बात आ गई तुम्हारे दिमाग में, जब मैंने पूछा कौन सी फोर्स है, तुमने सोचा होगा कि सर सर्कुलर घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। नहीं भाई, सेंट्रीपिटल तो कोई फोर्स है ही नहीं। सेंट्रीपिटल कोई भी फोर्स हो सकती है। मतलब क्या है? मतलब रियलिटी में सेंट्रीपिटल कुछ भी नहीं है। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल तब बन जाती है जैसे मैंने किसी धागे से किसी पत्थर को या किसी स्टोन को बांध के ऐसे घुमाऊं, तो धागा क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल बना रहा है। वो धागा ही तो उसको घूमने में मदद कर रहा है। समझे इस बात को? तो सेम यहां पर क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कैसे काम कर रही है? सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रही है। अर्थ और सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो अर्थ और सन के बीच में कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ और सन के बीच में, हाँ या ना? ग्रेविटेशन फोर्स है ना। ये हमारा सन है, ये हमारी छोटी सी अर्थ है, इनके बीच में कौन सी फोर्स है? सन अर्थ, कौन सी फोर्स है यहां पर? ग्रेविटी है ना। लेकिन ये कर क्या रहे हैं भाई? अर्थ नहीं चाहती कि वो सन में जाके घुस जाए, इसलिए वो क्या कर रही है? उस ग्रेविटी को एज अ सेंट्रीपिटल यूज करके और उसके चारों तरफ घूम रही है। मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। कैसे? ग्रेविटी है, ग्रेविटी उस पर लग रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसको सेंट्रीपिटल बना के और उसके चारों तरफ घूम रहा है। सेम यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चारों तरफ घूम रहा है। इसलिए उसने बोला था, इसलिए एक्सपेरिमेंट में नहीं था उसके पास, लेकिन उसने इसीलिए बोला था कि भाई नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन इससे आके नहीं धस रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इससे में नहीं टकरा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस फोर्स को एज अ सेंट्रीपिटल यूज कर रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? मैंने कहा था ना थोड़ी सी फिजिक्स आएगी। तो रदरफोर्ड ने यही बात बोली कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब सर्कुलर मोशन कर रहा था तो एक्सेलरेटेड फोर्स है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब क्या कह रहा है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, भाई चार्ज पार्टिकल तो है इलेक्ट्रॉन, चार्ज तो होगा ही उस पर, एक्सेलरेट भी हो रहा है, ठीक है भाई बात समझ में आती है, एक्सेलरेट भी हो रहा है, देन इट एमिट्स एनर्जी। वो क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा। इसका मतलब क्या बोला उन लोगों ने कि भाई एक बात बताओ, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो ऐसे घूम रहा है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, तो धीरे 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 वो अपनी एनर्जी अगर कम करेगा तो धीरे धीरे आके वो जाके न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए, वो न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा गया, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा गया, अगर इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस के साथ जोड़ लें, टकरा दें, तो क्या होगा? एटम फिनिश, एटम खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टकरा गए, एटम खत्म, एटम स्टेबल नहीं है। इसके हिसाब से एटम स्टेबल कहाँ है भाई? इलेक्ट्रॉन घूम रहा घूम रहा घूम रहा जाके न्यूक्लियस में घुस गया, ठीक है। मान लो ये मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी एटम थे उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे घूम रहे घूम रहे जाके न्यूक्लियस में टकरा रहे हैं, तो एक एक एटम खत्म होता जा रहा है, एक एक एटम खत्म होता जा रहा है। मतलब ये धीरे धीरे अपनी जो ये डस्टर होगा कुछ सालों बाद में दिखाई भी नहीं देगा। लॉजिक है। लेकिन रियलिटी में क्या है? क्या ऐसा होता है? नहीं भाई, इस डस्टर को चाहे मैं अभी देखूं या 100 साल बाद कोई भी आके देखे, यहाँ पर रखा हुआ है, 100 साल बाद कोई भी आके देखे, ये तब भी वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके एटम तो आपस में खत्म नहीं हो रहे। तो ये कहानी थी। मैक्सवेल और प्लैंक्स की थ्योरी के हिसाब से एटम खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन एटम खत्म होता नहीं है। तो उन्होंने बस इतना पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों? हमारी थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाना चाहिए, सॉरी एटम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन एटम रियल लाइफ में कभी खत्म नहीं होता। तो ये जो आपका मॉडल है, आप जो ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, ये प्रूव कर दो कि एटम स्टेबल क्यों है। इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है और अगर एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो न्यूक्लियस से जाके क्यों नहीं टकरा रहा? मतलब उसकी स्टेबिलिटी आ कैसे रही है? लेकिन रियलिटी में होना तो चाहिए कि टकराना चाहिए। ये प्रूव है, ये वाली थ्योरी प्रूव्ड हो चुकी है, इसकी जरूरत नहीं थी इसमें उंगली वो कुछ इसमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं थी हमको।
तो ये बात थी कि हाँ भाई ये प्रूव्ड है कि ऐसा होता है। तो अब अपने मॉडल पे आप बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये बात बस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, गलती तो कोई की नहीं उसने। इलेक्ट्रॉन भाई घूमता है, आज भी हमें पता है इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये बात वो बता चुका, लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि घूम रहा है तो अगर घूम रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, अगर एनर्जी एमिट करेगा तो न्यूक्लियस से टकराएगा, न्यूक्लियस से टकराएगा तो एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में एटम खत्म नहीं होता, क्यों? बस ये बात नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर एक बात बताओ कि अच्छा ठीक है उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर वो ये बात नहीं बोलता, इसको मिटा रहा हूं मैं क्लास, अगर वो ये बात नहीं बोलता कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, वो बोल देता कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है। देखो ये बात भी नहीं बोल सकता वो, ये बात भी नहीं बोल सकता वो, क्यों? क्योंकि वो अगर बोल देता कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है। अब इसके बीच में क्या लगेगी? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ या ना? अभी बात की थी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी? इसको अपनी तरफ खींच लेगी और वो वैसे जाके टकरा जाएगा। कॉन्सेप्ट ही खत्म, पहले ही खत्म हो गया। तो वो उस पे इस चीज पे उंगली नहीं उठाई जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन को मैं रेस्ट पे इसलिए नहीं कह रहा, इलेक्ट्रॉन को मैं रुका हुआ इसलिए नहीं कह रहा कि अगर मैं रुका हुआ बोलूंगा तो ये जाके न्यूक्लियस से वैसे भी टकरा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींच लेगी उसको। भाई न्यूक्लियस बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है, न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा, तो वो जाके इससे टकरा जाएगा, एटम वैसे ही खत्म हो गया। तो उससे बचने के लिए उसने बोला कि घूम रहा है, लेकिन घूमने पे इस थ्योरी से गलत प्रूव हो रहा था। ठीक है, उसने बोला बिल्कुल सही कि घूम रहा है, लेकिन उसकी वजह से अगर वो घूम रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा तो वो जाके न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए और एटम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन एटम खत्म नहीं होता है। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इतना ही कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी एटम पे कि स्टेबिलिटी कहां से कैसे होती है, क्या होता है, बस इतना ही रखो इसको। इससे ज्यादा जाओगे तो बहुत ज्यादा वो है, 9th क्लास में इतना ही काफी है स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे। ठीक है, क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। नील बोहर ने, देखो वहां पर भी मैं इस बारे में बात करूंगा, यहाँ पे भी कहूंगा कि नील बोहर ने सिर्फ जो तुम 9th में पढ़ोगे कि ये दिया बस नहीं जी, नील बोहर ने बहुत कुछ दिया था, नील बोहर ने बहुत सारी बातें की थी। ठीक है, नील बोहर का एटॉमिक मॉडल तुम्हारे 9th क्लास तक सबसे बेहतर माना गया कि हाँ भाई नील बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है वो सबसे सही है। 11th क्लास में उसको भी गलत किया जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे गलत किया, क्या क्या बहुत तगड़े तगड़े साइंटिस्टों के नाम आएंगे, डी ब्रोगली, श्रोडिंगर, ठीक है, हेजनबर्ग, हैं काफी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने इसके बारे में बात की थी, वो 11th में बात करेंगे, यहाँ हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम में खत्म कर रहा हूँ यहाँ पर इस टॉपिक को, इस क्या नाम है, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ी हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल का तीसरा, नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलो बाय।